Assalamu alaikum, my dear students. We are discussing the chapter number 2, solving a biological problem. Here our topic is theory and law or principle. आज हमारा टॉपिक है थ्योरी और लॉ। बेटा रिसेंटली टॉपिक के अंदर हमने बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया था। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हमने डिस्कस किया कि देयर आर 7 स्टेप फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट वन इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड वन दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड वन इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद हमने डिडक्शन और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन को देखा। स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस जो होता है, अगर हम हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंट करें, हाइपोथेसिस के ऊपर अगर हम एक्सपेरिमेंट करते रहें, बार बार एक्सपोजर एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है बार बार जो है वो तजर्बा करना। एक्सपोजर एक्सपेरिमेंट, अगर एक हाइपोथेसिस को हम बार बार एक्सपेरिमेंट करें और वो हाइपोथेसिस जो है नॉट फाल्सिफाइड, वो गलत साबित ना हो, दैट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द साइंटिस्ट, बियोलॉजिस्ट। जो बियोलॉजिस्ट तजर्बा कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है कि उसका जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है, क्योंकि उसको बार बार वो टेस्ट करता है। ठीक है, टेस्ट करने के बाद जब वो ठीक हो जाता है, ठीक है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर देता है। तो एक और चीज इसके अंदर ये देखेंगे कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको फर्दर हाइपोथेसिस भी मिलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट जब उसका ठीक हो जाता है, करेक्ट हो जाता है एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट उसके पास करेक्ट हो जाता है, उस करेक्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर उसको फार्मुलेट द फर्दर हाइपोथेसिस और भी ऑब्जर्वेशन मिलती हैं और वो फर्दर हाइपोथेसिस को कंडक्ट कर सकता है और उनको अगेन प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट्स और दोबारा उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको प्रूव भी करता है। तो ये है हमारे पास कि हाइपोथेसिस के बाद साइंटिस्ट होता है, बायोलॉजिस्ट होता है, वो किस तरह से जो है अपना वर्क परफॉर्म करता है। बेसिकली थ्योरी क्या होती है? थ्योरी, जब एक साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो उसके दौरान जो हाइपोथेसिस गलत साबित ना हो, मतलब करेक्ट साबित हो, एंड नेवर बीन रिजेक्टेड, उसको हम क्या कहेंगे? थ्योरी कहेंगे। मतलब एक ऐसा हाइपोथेसिस जब एक साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हो और वो गलत साबित ना हो। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, टेस्ट के दौरान जब एक थ्योरी, जब एक हमारे पास हाइपोथेसिस जो है वो स्टैंड करता रहे, गलत साबित ना हो, एंड नेवर बीन रिजेक्टेड, और गलत साबित ना हो, दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी। यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, ये एक साइंटिस्ट की बात हो रही है। जब एक साइंटिस्ट एक अपना जो हाइपोथेसिस होता है उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करता है, उसके ऊपर टेस्ट करता है, उसके ऊपर बार बार, तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है हमारे पास, राइट। सेकंड है हमारे पास सपोर्ट ऑफ द थ्योरी। थ्योरी जो होती है हमारे पास, क्योंकि एक हमारे पास जो साइंटिस्ट होता है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो जाहिर सी बात है जब एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है उसको हाइपोथेसिस जो है वो डिफरेंट हाइपोथेसिस भी मिलते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के दौरान। जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको उस एक्सपेरिमेंट के दौरान नए हाइपोथेसिस मिलते हैं। जो थ्योरी होती है वो बार बार टेस्ट करने के बाद थ्योरी इज सपोर्टेड बाय द ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेस, मतलब उसके दौरान हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं। एविडेंसेस का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना। जो थ्योरी होती है वो बहुत सारे एविडेंसेस के साथ प्रूव होती है हमारे पास, उसके साथ बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं, फिर जाकर वो थ्योरी बनती है। सपोर्ट ऑफ थ्योरी, थ्योरी के साथ एविडेंसेस होते हैं, और वो एविडेंसेस हमारे पास कहां से आते हैं? जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जब हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो ठीक हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, और हमारा हाइपोथेसिस नेवर रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता। यहां पर एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब हमारे पास ये तो थ्योरी होती है, एक साइंटिस्ट उसको परफॉर्म कर रहा होता है एक्सपेरिमेंट को, वो बार बार उसको टेस्ट करने के बाद चेक करता है कि उसका जो है वो गलत नहीं है, ठीक है, जो हाइपोथेसिस है उसके एविडेंसेस देता है। तो थ्योरी, ये नहीं हो सकता कि थ्योरी को गलत साबित ना किया जा सके। थ्योरी को गलत भी साबित किया जा सकता है, लेकिन दूसरे जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस दौरान फिर भी हमारे पास जो थ्योरी है वो गलत साबित ना हो, फिर उसको फर्दर जो है वो पेश किया जाता है। प्रोडक्टिव थ्योरी को देखते हैं। जब एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो थ्योरी जो कि सुजेस्ट करती है न्यू हाइपोथेसिस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको नए हाइपोथेसिस मिलते हैं, नई जो है वो सजेशन मिलती हैं, और फिर साइंटिस्ट उन नए हाइपोथेसिस को कैप्चर कर लेते हैं। देखने के बाद उसके ऊपर मजीद फिर एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर उसको फर्दर जो है वो एविडेंसेस एक्सेट्रा, मतलब उसको फर्दर उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर देता है। तो उस थ्योरी को हम कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी, अच्छी थ्योरी। प्रोडक्टिव कहते हैं अच्छा, गुड एंड प्रोडक्टिव थ्योरी हमारे पास वो थ्योरी होती है जो कि हमारे नए हाइपोथेसिस दे,
टेस्ट के लिए हमें नए हाइपोथेसिस, हम उसके ऊपर मजीद टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको मजीद जो है वो हम फर्दर उसके ऊपर जो है वो रिसर्चेस कर सकें। इसके बाद थ्योरी के बाद मैंने आपको पहले बताया कि थ्योरी जो होती है वो एक साइंटिस्ट बनाता है। एक साइंटिस्ट जो होता है उस अपनी थ्योरी, अपने हाइपोथेसिस के ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो अपना उसका हाइपोथेसिस अगर ठीक हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस साइंटिस्ट का। लेकिन उस थ्योरी को दूसरे साइंटिस्ट जो होते हैं, या दूसरे कंट्रीज के जो साइंटिस्ट होती हैं या अपनी कंट्रीज के जो साइंटिस्ट होते हैं, उस थ्योरी को एज अ चैलेंज के तौर पर ले लेते हैं और उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। इफ थ्योरी मैनी साइंटिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज के तौर पर लेते हैं कि इसको हमने गलत साबित करना है। टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट्स, और अपनी फुल एफर्ट्स लगाते हैं कि वो जो थ्योरी बनाई हुई है साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, जो उसका हाइपोथेसिस ठीक हुआ है, बार बार उसने एक्सपेरिमेंट किया टू डिस्प्रूव द थ्योरी, उस थ्योरी को गलत साबित करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो थ्योरी दूसरे साइंटिस्ट से भी गलत साबित ना हो, देन इट बिकम लॉ, और इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। एक प्रिंसिपल हमारे पास PRINCIPAL होता है, वो दूसरा प्रिंसिपल है कॉलेज का या स्कूल का होता है। ये हमारे पास है प्रिंसिपल दूसरा लॉ। तो उसके बाद हमारे पास ये क्या बन जाता है, लॉ। इफ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोचेस, डाउटफुल का मतलब होता है शक, मतलब जो दूसरे साइंटिस्ट उसको शक की निगाह से देखते हैं, थ्योरी को शक की निगाह से देखते हैं, उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थ्योरी गलत साबित नहीं होती, सच सर्वाइव कर जाती है उन जो डाउटफुल अप्रोचेस हैं हमारे पास, एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय द ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेस, सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किए होते हैं उनको बार बार सपोर्ट करती है, गलत साबित नहीं होती। उसके बाद इट बिकम्स लॉ और प्रिंसिपल, उसके बाद ये जो है वो लॉ बन जाता है, नेचर का एक हिस्सा बन जाता है। बच्चों एक बात यहां पर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो ये है कि कोई भी लॉ हो हमारे पास, वो ये तो बता सकता है कि ये चीज इस तरह से है, बट ये बताना कि व्हाई, दैट न्यूटन लॉ हम पढ़ते हैं, दैट थर्ड लॉ, दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, तो ये प्रूव तो कर दिया उसने, लेकिन ये क्यों हुआ, व्हाई हुआ, ये इसका साइंटिस्ट के पास आंसर नहीं होता। ये नेचर ही जानती है कि ये असूल किस तरह से है। तो जो हमारे पास लॉ होता है इज द कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर, यहां पर एक बात लाजमी राइट करेंगे, दैट इज द कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, मतलब नेचर का एक हिस्सा बन जाता है, नेचर उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वाई का जो आंसर है वो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो है वो नहीं दे सकता, वो सिर्फ नेचर ही दे सकती है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास है हार्डी-वेनबर्ग लॉ, ये भी एक लॉ है हमारे पास, बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू बना हुआ है, पूरे स्टेप्स इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हुए। उसके बाद है मेंडल्स लॉ, मेंडल्स दैट वाज अ साइंटिस्ट, जॉर्ज साइंटिस्ट, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमारे जो है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर इनहेरिटेंस के बारे में, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो मेंडल्स ने इनहेरिटेंस के ऊपर लॉज पेश किए, दो लॉ पेश किए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 10th क्लास के अंदर हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे, बट एग्जांपल्स हैं, ये दोनों लॉज की एग्जांपल हैं, हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। होप सो बच्चों आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डाटा एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।